नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की इस संस्कृत कक्षा में, जहाँ पर हम विषय पढ़ने वाले हैं हमारा चिर परिचित, जो हम हमेशा सुनते हैं, लकार। लेकिन लकारों के प्रयोग के बारे में, लकारों के अंदर विविध धातुओं के प्रचलन में अक्सर हमसे गलतियाँ होती हैं। आज हम थोड़ा सा इसे स्पष्टीकरण के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम ये जान लें कि हम जो लकार पढ़ने वाले हैं वो हैं परस्मैयी पद के लकार हैं। परस्मैयी पद और आत्मनेयी पद में अलग अलग प्रकार से लकार चलते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ परस्मैयी पद के लकारों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि बहुत सारे लकार होने के बावजूद हम संस्कृत के अंदर आपके अगर स्तर की बात करते हैं तो कुछ गिने चुने 4-5 लकारों को पढ़ने से ही आप लोग भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो उसके अंदर हम सर्वप्रथम लट लकार की बात करते हैं। लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, इसके प्रत्यय समझें। प्रत्यय आप लोगों ने अक्सर जो अभी तक सुने हुए हैं वो साधारणतः ती तह अंति की तरह लिखे जाते हैं, कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सी थ थ आमी आव आमह। बस इसी की बात यहाँ पे फिर से पुनः कर देती हूँ मैं फिर से, कि आपको ये प्रत्यय लिखना है और इसके बाद आप इसे धातु चलाएंगे इसके अंदर। तो कौन सी धातु यहाँ पे मैंने जो चलाई है वो है लिख धातु, जिसका अर्थ है लिखना। जब इस धातु को चलाया जाएगा, इस धातु को मतलब इस लकार के अंदर किसी भी धातु को जब चलाया जाएगा तो उसका नियम है कि आपको पहले धातु लिखना है और फिर उसके बाद में प्रत्यय लिखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे धातु हमने चलाई है लिख धातु। तो लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखथ, लिखामि लिखावह लिखामः। आप लोगों को आज मैं जो लकार पढ़ाने वाली हूँ उसके अंदर लट लकार, लोट लकार और लृट लकार, हम इन 3 लकारों को सीखेंगे, क्योंकि ये कुछ एक दूसरे से थोड़ा बहुत सुविधा से सीखे जा सकते हैं, मिलते जुलते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, जो आपको इसके अंदर समझना है कि नया क्या बता रही हूँ मैं। नया ये है कि आप लोगों को ये भी सीखना समझना है कि ये जो प्रत्यय आप याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इन्हें परीक्षा के अंदर आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को मैंने प्रयास किया है इसी के आधार पर इनके अर्थ स्पष्ट करने का। आप लोगों को हमने इससे पहले भी कर्ता की तालिका सिखाई है। कर्ता की तालिका के बाद में हम क्रिया लिखते हैं, यानी कि शब्द रूप के बाद में धातु रूप लिखा जाता है तो ही वो वाक्य पूरा होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट देखिए, हमने ये भी बात की है कि संस्कृत के अंदर केवल या तो धातु रूप अगर दे दिया जाए ना, तो उसको पढ़कर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये इसका कर्ता कौन होगा, क्योंकि इस शब्द को देखते से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रथम पुरुष का एक वचन का शब्द है। निश्चित ही इससे ये समझ में आता है कि हम इसके अंदर जो अर्थ लेंगे वो किसके मूल रूप से किस शब्द को उठाएंगे वहाँ पर। तो प्रथम पुरुष जो होता है वो तद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वह के लिए। मध्यम पुरुष युष्मद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी तुम के लिए। और उत्तम पुरुष का इस्तेमाल होता है अस्मद के लिए, अर्थात मैं के लिए। तो उस आधार पर लिखती का जो अर्थ होगा वो होगा वह लिखता है या फिर वह लिखती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नपुंसक लिंग के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल होगा, लेकिन ये निर्भर करता है कि वो क्रिया क्या है। निश्चित ही नपुंसक लिंग जो शब्द होगा वो लिख तो नहीं पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर वह लिखता है नपुंसक के शब्द वाक्य को हम नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए वाक्य लिख रहे हैं। वह लिखता है, वह लिखती है। निश्चित ही इसका अर्थ देखेंगे तो ये बनेगा वे दोनों लिखते हैं या फिर वे दोनों लिखती हैं। इसका अर्थ होगा वे सब लिखते हैं और वे सब लिखती हैं। ये दोनों प्रकार से, दोनों लिंगों में हम इस प्रकार से शब्दों को देखकर उसका अर्थ लिख पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से जब आप मध्यम पुरुष का वाक्य बनाते हैं या मध्यम पुरुष के इस शब्द को जैसे ही देखेंगे तो इसका अर्थ है तुम लिखते हो। निश्चित ही यहाँ पर भी लिंग की बात वैसी ही है, तुम लिखती हो। यदि स्पष्ट करना हो तो भी यही शब्द लिखा जाएगा। ये है तुम दोनों लिखते हो, ये शब्द है तुम सब लिखते हो, अर्थ के आधार पर।
इसका अर्थ होगा मैं लिखता हूँ। मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ, मैं लिखती हूँ या फिर मैं लिखता हूँ, इसके लिए आपको लिखामी शब्द का प्रयोग करना है धातु रूप के अंदर। तो लिखावह का मतलब है हम सब लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं, और लिखामह का मतलब है हम सब लिखते हैं। यानी कि ये द्विवचन का शब्द है और ये बहुवचन का शब्द है। आप देख पा रहे होंगे मैंने नीचे वाक्य इस प्रकार से लिख के स्पष्ट किए हैं। आप लोगों को भी मैं पूरा विवरण पढ़ाने के बाद इस प्रकार से ये एक होमवर्क देने वाली हूँ कि आपको वाक्य कैसे लिखना है। ध्यान दीजिए, वाक्य कैसे लिखना है वे समझ लीजिए। आपको केवल इसी शब्द के आधार पर वाक्य को स्पष्ट कर देना है। इसके आगे का जो शब्द है उसके लिए आपको शब्द रूप नहीं लिखना है। शब्द रूप के लिए वो कर्ता की तालिका है। कर्ता की तालिका हम अलग से पढ़ के आए हैं। अभी हम केवल लकारों को सीखेंगे और लकारों के जो हमें धातु रूप दिखाई दे रहे हैं उन धातु रूपों के अर्थ को समझने का प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं। आइए हम दूसरे लकार की तरफ चलते हैं। ये लकार है हमारे पास में लोट लकार। आप देख पा रहे हैं ये है लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा। आज्ञा का जो भाव होता है उसके लिए हम जो प्रत्यय इस्तेमाल करते हैं वो प्रत्यय नोट करेंगे। तु, ताम, अंतु, क्रिया, तम, त, आनी, आव, आम। ध्यान देंगे, यहाँ पे जब मैंने क्रिया शब्द लिखा है इसका अर्थ है कि जो भी धातु आपको दी जाएगी उस धातु को वैसे का वैसा लिख देना है आपको हलंत हटाते हुए, क्योंकि हम ये प्रत्ययों की चर्चा कर रहे हैं तो प्रत्यय लगते ही हलंत वहाँ से हट जाता है। अब जब आप देखेंगे इसकी जब आप धातु चलाएंगे तो निश्चित ही आप धातु चलाते समय लिख सकते हैं पठतु, पठताम, पठन्तु। हस धातु चलाएं तो लिखेंगे हसतु, हसताम, हसन्तु। अगर आपने गम धातु चलाई है गच्छ में चलेगी तो वो कैसे चलेगी? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। निश्चित ही एक और शब्द देख लीजिए, यहाँ से बता देती हूँ। क्रिया लिखना है यानी सिर्फ गच्छ लिखेंगे आप। गच्छ, गच्छतम, गच्छत। हलंत नहीं लगेगा। निश्चित ही ये बहुत ज़रूरी है आप याद रखें कि हलंत कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है। हलंत के लगते ही शब्द कुछ और हो जाता है, हलंत के हटते ही उसका अर्थ कुछ और होता है। तो हर प्रकार से प्रत्ययों को समझें और हर प्रकार से प्रत्ययों को समझते हुए ही उन शब्दों को बनाएं। तो जब आप धातु रूप लिखें तो बहुत सोच समझ के इस प्रकार से इसे लिखें। कौन सी धातुएं आप चलाएंगे लोट लकार के अंदर, अभी आपको उसकी सूची प्राप्त होगी। इसके आगे देखिए जो हम लकार पढ़ने वाले हैं वो लकार है लृट लकार। लृट लकार कहता है कि ये भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। इसके प्रत्यय देखिए, ये प्रत्यय हैं स्यति, स्यति। ये सिर्फ वैसे के वैसे प्रत्यय हैं जैसे प्रत्यय हम लट लकार में पढ़ते हैं। ती, तह, अंति आप देख पा रहे होंगे। सी, थह, थ। बस आपको लृट लकार के अंदर क्या करना है, इसके आगे स्य शब्द को जोड़ देना है। तो स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः। अब आप ध्यान देंगे जब आप इसके अंदर धातु चलाते हैं तो आपको क्या करना है। इसके धातु चलाते समय इसके नियम को पढ़ें। सबसे पहले इसका नियम कहता है कि पहले आपको धातु लिखना है, फिर उसके बाद में आपको छोटी ई यानी कि इसकी मात्रा का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको इस स्य शब्द की जगह पर श का प्रयोग करना है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जरा, यहाँ पे भू धातु है, भव में चलती है, भवती, भवतः, भवन्ति। अब यहाँ पे जब भविष्य कहते हैं तो हम भविष्य, भव के आगे छोटी की मात्रा लगाते हैं और उसके बाद में श लिखते हैं। ठीक यही काम हमें भविष्य काल की हर धातु के साथ में करना है। तो आप देखिए जब आप धातु चलाएंगे तो कैसे चलेगी। हस धातु मैंने यहाँ पे चलाई है, हसिष्यति, हस धातु है, हस लिखा, हस के बाद में छोटी की मात्रा लगानी है तो स में छोटी की मात्रा लगेगी, और फिर उसके बाद में श्यति लिखा है यानी कि श्यति लिख दिया, और ये डैश 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 इशारा कर रहा है कि आपको बाकी सारे प्रत्यय भी इसी प्रकार जोड़ देना है। तो जुड़े श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामि, श्यावः, श्यामः। ठीक है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि जब श्यति, श्यतः, श्यन्ति जोड़ना है तो फिर ये स्यति, स्यतः, स्यन्ति क्यों पढ़ाया जा रहा है।
निश्चित ही इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। वो कारण भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट कर देती हूँ। जब भी हम भविष्य काल की धातुएं चलाते हैं तो धातु हमेशा मूल रूप में चलती है। मूल रूप से अभिप्राय है, आपको बता दूं, जैसे पा धातु है, पा धातु पिब में चलती है, लेकिन जब हम भविष्य काल के अंदर धातु चलाएंगे तो पिब नहीं चलती है, वो पा ही चलती है। तो ऐसी स्थिति में मूल धातु मूल शब्द में जिस प्रकार से है, यानी पा धातु जब चलेगी तो पा के साथ में, अब आप सोचिए, यदि मैं पा धातु को चलाऊंगी तो पा के साथ में मैं ई कहाँ लगाऊंगी, ई की मात्रा कहाँ लगेगी, तो आपको उस नियम का उल्लंघन करना पड़ता है। ऐसे में ई हटते से ही इसका जो दूसरा नियम है उसको नोट करेंगे। तो आप, अच्छी बात होगी अगर उस नियम को लिख लें। तो वो दूसरा नियम कहता है कि धातु लगाइए और उसके साथ में आप स्यति स्यतः स्यन्ति इस नियम के साथ काम कीजिए। ठीक है, तो जब आप पा धातु को चलाएंगे तो कैसे चलेगी, पा स्यति, पा स्यतः, पा स्यन्ति, यानी कि ये वाले जो प्रत्यय हैं वैसे के वैसे आप पा के पीछे जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये धातु चलती है। अब अगर मैं एक रैंडम आपसे पूछूं कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आपको बता दूं इसका अर्थ क्या होगा, तू, पठतु। अगर मैं लिखूं कि पठतु शब्द का अर्थ क्या होगा, तो पठतु का अर्थ होगा वह पढ़े, वह पढ़े। इसका अर्थ पठाव के साथ जो शब्द बनेगा, पठाव, इसका अर्थ होगा हम दोनों पढ़ें। इस प्रकार से आपको इनके अर्थों को समझना है और इनके अर्थों को समझते हुए आप लोगों को वाक्य इस प्रकार से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिखकर समझाए हैं, बताए हैं। तो ये आपका कार्य है। अब आप नोट करेंगे इसके आगे कि आपको कौन कौन सी धातुओं के अंदर ये कार्य करना है। धातु नोट करिए सब लोग अपने पास में। ये धातु है पठ, लिख, हस, वद। इन 4 धातुओं को आपको चलाना है लट लकार के अंदर। क्रीड, धाव, नम और गम, जो कि निश्चित ही गच्छ में चलती है, ये भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। इन 4 धातुओं को आपको चलाना है लोट लकार में। इसे चलाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे। और उसके बाद धातु है पत्त, खेल, पा और स्था। इन 4 धातुओं को आपको चलाना है लृट लकार में। अब यहाँ पे एक चीज और सुनते चलें ध्यान से कि जब आप पत्त और खेल धातु को चलाएंगे तो निश्चित ही पत्त के साथ में आपको छोटी की मात्रा लगाकर शति शतः शंति चलेगा। खेल में भी छोटी की मात्रा लगेगी, शति शतः शंति चलेगा। लेकिन जैसे ही पा पे आएंगे, मैंने बता दिया है, वो सिर्फ पास्यति पास्यतः से होगा। और जब आप स्था चलाएंगे ये भी वैसे ही होगा। यहाँ पे आपको केवल स्यति स्यतः स्यंति के रूप में धातु को चलाना है। तो आप लोग चलाएं, अभ्यास करें। 4-4-4 धातुओं को एक लकार में चलाने का अभ्यास कीजिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बताइए मुझे कि आप लोगों को इसके अंदर और क्या समस्या आ रही है। निश्चित ही कोई समस्या नहीं आएगी, पर यदि आएगी तो उसके समाधान के लिए आपके शिक्षक हमेशा आपके साथ हैं। पढ़ते रहें, सीखते रहें। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में अगले विषय के साथ, जो हमारे 2 लकार इसके बाद हमें पढ़ना है। शुभ दिन सभी को।